अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल है वो देश में अपनाई गई नो डिटेंशन पॉलिसी से संबंधित है। शिक्षा को लेके इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं साफ करना चाहता हूं सदन के समक्ष और सदन के माध्यम से जहां तक ये सूचना पहुंचे कि ये सरकार बहुत इस पक्ष में नहीं है कि बच्चों को एवेल्यूशन के लिए पास फेल के तरीके अपनाए जाएं। बहुत ऑर्थोडॉक्स तरीके हो चुके हैं पास फेल के एग्जामिनेशन के तरीके। और व्यक्तिगत रूप से जब ये पॉलिसी देश में लागू हुई थी तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन धीरे धीरे 2-3 साल के अंदर अंदर जिस तरह के नतीजे इससे सामने आए और शिक्षा प्रणाली पे जिस तरह का फर्क पड़ा, उससे मुझे लगता है पूरे देश में कम से कम हमको, क्योंकि शिक्षा इस विधानसभा के अंतर्गत आता है, एक सब्जेक्ट है संविधान के मुताबिक, हमको दिल्ली के विधायकों को, दिल्ली सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और उसी संबंध में ये विधेयक है। नो डिटेंशन पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है। ये सोचना कि किसी भी बच्चे को हम 1 साल पढ़ाएं और उसके बाद 1 साल बाद ये पूछें उससे कि भाई क्या सीखा क्या नहीं सीखा, और वो बच्चा एक पर्टिकुलर समय पे अपने उस वातावरण के दौरान सवालों के हमारे जवाब दे और उन सवालों जवाबों के आधार पे हम ये तय करें कि वो बच्चा पास फेल हो गया 1 साल के लिए, वो कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। उसकी जगह कॉन्सेप्ट लाई गई थी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एवेल्यूशन, जिसको हम CCE बोलते हैं। तो CCE एक अच्छा एग्जामिनेशन प्रोसेस है, खासतौर से बहुत छोटे बच्चों के लिए। लेकिन दुनिया भर में जब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो मैंने सोचा कि दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम में, पॉलिसीज में क्या है। मैंने पाया कि दुनिया में अधिकतर देश, जो खासतौर से जिनको विकसित देश कहते हैं, जहाँ की एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग बहुत समझने के क्रम में रहते हैं, वहाँ भी, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन जर्मनी, अमेरिका, फिनलैंड, इन लोगों ने भी अपने एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को 2 हिस्सों में बांट रखा है, मतलब उसके एवोल्यूशन को। एक वो सोशल प्रमोशन देखते हैं कि बच्चे का जो सामान्य एटीट्यूड है, जो सोशल इंप्रूवमेंट है, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट है, उसके एटीट्यूड में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वैल्यू एजुकेशन, वैल्यूज उसमें आई कि नहीं आई, ये सोशल प्रमोशन के रूप में उसका कंटिन्यूस इवोल्यूशन कर रहे हैं। वो तरीके उन्होंने इवोल्यूट कर रखे हैं, उन्होंने इवॉल्व कर रखे हैं। लेकिन जब मैथ पढ़ाने की बात आती है, साइंस पढ़ाने की बात आती है, लैंग्वेज पढ़ाने की बात आती है, तो वहाँ वो भी अभी कोई बहुत कंटिन्यूस इवोल्यूशन का तरीका डेवलप नहीं कर पाए, हम लोग भी नहीं कर पाए। और हमने ये पॉलिसी अचानक लागू कर दी पूरे देश में। उसका नुकसान बहुत हुआ। नुकसान ये हुआ कि मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूं, सदन के सामने मैंने पहले भी रखा है, कि दिल्ली में हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वहां पे 6ठी क्लास में 2011-12 में जब बच्चों का एक सामान्य एग्जाम लिया गया तो 14% बच्चे फेल हुए। 2012-13 में करीब 18% बच्चे फेल हुए और 2013-14 में यह आंकड़ा बढ़ के 25% पहुंच गया। यानी कि असफल होने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़, मैं सिर्फ डेटा रख रहा हूं, इसके एनालिसिस अभी करते हैं। 7वीं क्लास में 2011-12 में उस दौरान लगभग 14% बच्चे फेल हुए। उस दौरान लिए गए टेस्ट में, साल के अंत में जो लिया गया एग्जाम लिया गया, जिसे हम एनुअल एग्जाम कहते हैं। 12-13 में करीब 16% बच्चे फेल हुए और 13-14 में ये 24% पहुंच गई संख्या। इसी तरह से कक्षा 8 में, क्लास 8 में 2011-12 के दौरान करीब 12% बच्चे फेल हुए थे। 12-13 के दौरान 13% बच्चे फेल हुए और 13-14 के दौरान 21% बच्चे फेल हुए। ये सिर्फ डेटा भर होता तो हम सोचते कि कुछ और भी कारण हो सकते हैं, पर अध्यापकों से, अभिभावकों से, जो लोग शिक्षा के काम में, एजुकेशन के काम में लगे हुए हैं, मैं स्वयं भी पिछले 9-10 महीने में खूब स्कूल्स में गया हूँ, वहाँ मैंने ये देखा है कि पढ़ने के लिए जो तैयारियाँ हमारी होनी चाहिए इस तरह के कंटिन्यूस एवोल्यूशन के लिए, वो है नहीं। अभी हम उन्हीं पाठ्य पुस्तकों से पढ़ा रहे हैं जिनसे हम उन्हीं
उसी पैटर्न, हो सकता है पाठ्य पुस्तकों का कंटेंट बदल दिया हो, बीच बीच में बदला गया होगा, लेकिन उसी पैटर्न पर तैयार की गई पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे हम 10 साल पहले पढ़ाते थे, 20 साल पहले पढ़ाते थे। उसी पैटर्न पे तैयार की गई, उसी पैटर्न पर हमारी टीचर्स ट्रेनिंग हुई है। कंटिन्यूस एवोल्यूशन करने के लिए टीचर के अंदर जो योग्यता हमको डालनी थी ट्रेनिंग्स के माध्यम से, उसके माध्यम से वो हमने काम किया ही नहीं। हमने इस पे काम नहीं किया कि हम पाठ्य पुस्तकें बदलते, हमने इस पे काम नहीं किया कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देते उसको कंटिन्यूस एवोल्यूशन के लिए। हमने टीचर पीपल रेशो को ठीक नहीं किया पहले। उसके सबसे बड़े विक्टिम अगर दिल्ली में कहें तो हमारे जगदीश भाई और कपिल भाई बैठे हैं। छात्र अध्यापक रेशो का सबसे अनुपात, तो छात्र अध्यापक के बीच का अनुपात सबसे खराब जिन क्षेत्रों में है दिल्ली में, वो विधानसभा क्षेत्रों के 2 प्रतिनिधियां बैठे हुए। इन सब के बीच में अचानक एक किसी नोबल आइडिया को उतार देना, एक आइडियलिज्म के तहत समझे गए आइडिया को उतार देना, ठीक ऐसे ही है जैसे किसी शहर में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां चल रही हों और अचानक किसी को ख्याल आए कि भाई सीएनजी इजाद हो चुकी है, तो कल सुबह से सारी गाड़ियां जो है सीएनजी से चलेंगी। कल सुबह से कोई गाड़ी पेट्रोल और डीजल से नहीं चलेगी। अब आपने सीएनजी की पाइपलाइन नहीं लगाई, सीएनजी के पंपिंग स्टेशन, उदाहरण है, सीएनजी के पंपिंग स्टेशन नहीं लगाए, आपने गाड़ियों में सीएनजी वाले इंजन नहीं लगाए, बस ऑर्डर पास कर दिया। अब अगले सुबह से गाड़ियां सीएनजी से कैसे चलेंगी? वो तो पेट्रोल डीजल के पंप थे, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कैसे चली? अच्छी चीज थी, मैं बिल्कुल फिर से दोहरा रहा हूं, अच्छा आइडिया था, लेकिन बहुत तैयारियों की जरूरत थी। इसीलिए मैंने एक सटीक उदाहरण दिया, जैसे सीएनजी का शहर खड़ा करने के लिए एक सटीक, आप तैयार डिसीजन करके टाइम देते, अगले 1 साल में हम ये करेंगे, 2 साल में ये करेंगे, 3 साल में हम सारी गाड़ियों को सीएनजी की कर देंगे, और अभी भी सारी नहीं हो रही है, धीरे धीरे फेज वाइज हो रही है। वैसे ही आपको फेज वाइज आना चाहिए था, आप अचानक आ गए, और उसका नुकसान ये हुआ कि टीचर्स को समझ नहीं आया, पेरेंट्स को समझ नहीं आया, बच्चों को समझ नहीं आया, पाठ्य पुस्तकों को लिखने वालों को समझ में नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि वॉल्यूमनेस है ना, 50,000 60,000 टीचर्स हैं, 16 लाख बच्चे, 16 क्या 26 लाख बच्चे, अगर गवर्नमेंट में 50,000 है, सारा मिला के तो करीब 1 लाख टीचर्स, 26 लाख बच्चे, इतने सारे स्कूल्स, इतना सारा स्टाफ, कहीं कोई ट्रेनिंग्स और उस तरह की चीज़ें डेवलप नहीं की गई। छोटे मोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा एकदम खारिज करके कोई लेके आ जाए कि देखो 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम तो इस रिकॉर्ड में हुए। तो हम लोगों ने सरकार में ये सोचा आने के बाद कि पहले इसकी तैयारी की जाए, पहले शिक्षा का एक कोर इशू है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, उनका एग्जाम कैसे लिया जाए, उनको ये कैसे तय किया जाए कि जो पढ़ाया गया वो उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लर्न हुआ कि नहीं हुआ, उसके नए तरीके डेवलप करे जाएंगे और उसको किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा। इसके लिए हम टीचर ट्रेनिंग्स भी डिजाइन कर रहे हैं नए सिरे से। यहाँ तक कि अभी मैं अश्योरेंस के रूप में नहीं कहना चाहता, लेकिन एक शेयर करने का इच्छा है कि हम टीचर्स के नए पाठ्यक्रम के साथ साथ एक टीचर यूनिवर्सिटी भी सोच रहे हैं दिल्ली में, या जो एग्जिस्टिंग टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम हैं उन्हीं को और कॉम्प्रिहेंसिव बना के इस दिशा में लाया जाए कि नए युग की शिक्षा कैसे दी जाए। आज बच्चा सिर्फ अपने क्लासरूम में बैठे बच्चों के साथ कंपटीशन में नहीं है, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए बच्चे के साथ कंपटीशन में, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है और उसको तैयार, सिर्फ उसको जो लर्निंग है वो सिर्फ क्लास से नहीं हो रही, घर से हो रही है, टीवी से हो रही है, इंटरनेट से हो रही है, अखबार से हो रही है, पीयर लर्निंग चल रही है समाज में, क्लासरूम्स में, ये सब चल रही है। उसमें जो कुछ हम इस नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत या इन सब किताबों के तहत या एक 4 घंटे की विंडो के तहत जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो बहुत सीमित है। चारों तरफ से लर्निंग होती है, बाकी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, अपने क्लासरूम्स का माहौल नहीं बदल। तो पहले वो सब खड़ा करना पड़ेगा, 170 बच्चों वाली क्लास को लाना पड़ेगा 40-50 बच्चों की क्लास में। पहले टीचर्स की ट्रेनिंग, मुझे तो लगता है टीचर्स की ट्रेनिंग को भी नए सिरे से लिए जाने की जरूरत है। आज एक डॉक्टर तैयार करने के लिए हम 4 से 6 साल लेते हैं, इंजीनियर तैयार करने के लिए 4 से 6 साल लेते हैं, एडवोकेट तैयार करने के लिए 4 से 6 साल लेते हैं। एक टीचर तैयार करने के लिए हमने 6 महीने के कोर्स चला रखे हैं, 2 साल के कोर्स चला रखे हैं। कैसे हुआ? जब डॉक्टर को तो फिर भी शरीर का कोई अंग ठीक करना होगा,
इंजीनियर को हो सकता है कोई मशीन डेवलप करनी हो, ठीक करनी हो। टीचर को तो पूरा का पूरा इंसान खड़ा करना है, उसका काम 6 महीने में। टीचर ट्रेनिंग 6 महीने में कैसे हो सकता है? तो जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनको भी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकालें। उसके बाद हम कह सकते हैं कि आज हम नो डिटेंशन पॉलिसी के लिए हमने 1 लाख टीचर तैयार कर लिए, अब आइए इसको लाते हैं। अब नो डिटेंशन तो एक शब्द यूज हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, एग्जामिनेशन, एवोल्यूशन, उसका तरीका। तो जब तक ये नहीं होता, और ये करना पड़ेगा, हम कमिटेड हैं इसके लिए, करेंगे, लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक हम क्लासरूम के माहौल को बिगाड़े रखें। 6वीं में बच्चा फेल नहीं होगा, 7वीं में उसको नहीं रोका जाएगा, 8वीं में नहीं रोका जाएगा। अब मुझे नहीं समझ में आता कि अचानक 1 साल के अंदर अंदर बच्चे के अंदर कौन से वो हार्मोन्स बन जाते हैं या उसकी कौन सा लर्निंग एक्सपर्टीज आ जाती है कि 9वीं में फेल हो सकता है, 9th में फेल कर लेंगे। अब 9th की क्लासेस ओवरबर्डन। जब से ये 2011, 12, 13 वाला लॉट आना शुरू हुआ धीरे धीरे ऊपर, 9th की क्लासेस की हालत खराब है। हम सारे विधायक जानते हैं और सब दफ्तर जानते हैं कि जब भी एडमिशन का समय आता है, 9th में फेल होने वाले पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स दुखी हो गए। अरे कोई बात नहीं, अरे फिर क्या बोलेंगे, एक शब्द का संशोधन है। तो ये जरूरी है, क्योंकि ये क्यों रखा जा रहा है, क्यों ये संशोधन ला रहे हैं, इसके लिए जरूरी है। तो 9th क्लास में बहुत प्रेशर है, उस प्रेशर को क्या हम कंटिन्यू रखें, क्या हम 6वीं, 7वीं, 8वीं में उसी तरह का करें? और बहुत रिसर्च हुई है इस पे। मैं अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था नो डिटेंशन पे, तो उसने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया किसी ने। उसने 4-5 फैक्टर बताए कि एजुकेशन स्टैंडर्ड नीचे गया, टीचर्स में थोड़ी लापरवाही आई, पेरेंट्स में थोड़ी लापरवाही आई, नॉन सीरियसनेस, बच्चों के अंदर भी लापरवाही आई कि जब पास होना है तो फिर ध्यान देने की क्या जरूरत है। मैं बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल रहा, लेकिन काफी हद तक ये भी हुआ। तो इसको ठीक करने के लिए सरकार राइट टू एजुकेशन में ये बदलाव का बिल प्रस्तुत कर रही है और इस उम्मीद के साथ कर रही है कि हम बहुत जल्द एजुकेशन की पॉलिसीज को, एजुकेशन के तौर तरीकों को बदलेंगे और बदल के वहां लेके चलेंगे जहां एक आदर्श शिक्षा प्रणाली की कल्पना करके उस तरफ लेके चलेंगे। पर फिलहाल इसको बदल के लाने की जरूरत है। और हम सिर्फ इतना प्रस्ताव कर रहे हैं इसमें कि सरकार अगर चाहे, मतलब सरकार माने जो क्लासरूम में, अगर स्कूल में अगर ज़रूरत पड़े तो उसको रोका भी जा सके बच्चे को। इतने के लिए हम राइट टू एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट करते हैं और ये प्रस्ताव मैं आपकी अनुमति से सदन के समक्ष रखता हूँ। ये बिल